हेलो गाइज, मैं मुकेश कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लास पर। तो आज हम देखेंगे वर्ष 2022 के 10वीं के एग्जाम के लिए साइंस सब्जेक्ट के टॉप 30 क्वेश्चन, जिसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन के उत्तर देने के लिए मिलेगा 5 सेकेंड। इतने समय में आपको कमेंट सेक्शन में उत्तर दे देना है। फिर हम प्रत्येक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। तो ये है आपके लिए पहला प्रश्न। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 2। तो हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 2। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन दोनों के लिए दो दो नियम हैं। तो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो आपको बताना है कि जो माइक्रोस्कोप होता है उसमें किस दर्पण या फिर किस लेंस का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल लेंस और ऑप्शन डी है उत्तल लेंस। तो आपको कमेंट सेक्शन में ABCD करके उत्तर देना है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का प्रयोग हम लोग सरल सूक्ष्मदर्शी में करते हैं। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये है, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में कौन सा दोष होता है। यानी आपको ये बताना है कि जो व्यक्ति निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाते हैं उनके नेत्र में कौन सा दोष होता है। तो ऑप्शन ए दूरदृष्टि दोष, ऑप्शन बी निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन सी जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन डी वर्णांधता। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जरा दूरदृष्टि दोष। ऑप्शन ए दूरदृष्टि दोष। और अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 5 नंबर, मानव नेत्र में ऑप्शन ए किसी प्रकार का लेंस नहीं होता है, ऑप्शन बी अवतल लेंस होता है, ऑप्शन सी उत्तल लेंस होता है, ऑप्शन डी उत्तल दर्पण होता है। यानी आपको ये बताना है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस या फिर कौन सा दर्पण होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी उत्तल लेंस। हम आपको बता दें कि मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा अगला प्रश्न है और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। चांस है कि इस बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। और ये प्रश्न है, मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है। ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी आइरिस, ऑप्शन सी रेटिना, ऑप्शन डी पुतली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी रेटिना। और हम अब आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, लघु पतन के समय यानी शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा। ऑप्शन ए बहुत अधिक, ऑप्शन बी बहुत कम, ऑप्शन सी 3 एम्पियर, ऑप्शन डी 4 एम्पियर। ये प्रश्न का अर्थ यह है कि जब किसी सर्किट में शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो धारा का मान क्या हो जाता है। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बहुत अधिक। अर्थात जब लघु पतन होता है तो परिपथ में धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा। ऑप्शन ए 55 एम्पियर 55 ओम, ऑप्शन बी 110 ओम, ऑप्शन सी 220 ओम और ऑप्शन डी 440 ओम। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 110 ओम होगा। अब आपको हम बता दें कि इस प्रश्न का उत्तर 110 ओम कैसे आया। तो आपने पढ़ा होगा ओम का नियम, जिसमें V बराबर होता है IR। V बराबर क्या होता है IR। तो यहाँ से अगर आप R बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा V बट्टा I, यानी 220/2 करेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा 110 ओम। तो हम आपको ले चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा।
ऑप्शन ए NR, ऑप्शन बी N/R, ऑप्शन सी R/N और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन ए NR, ऑप्शन ए NR। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक है। ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी ओम और ऑप्शन डी जूल। तो आपको बताना है कि विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एम्पियर। एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। अगला प्रश्न है धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं, यानी किस यंत्र के द्वारा किसी परिपथ में धारा को मापते हैं। इसका ऑप्शन ए है एमीटर, ऑप्शन बी वोल्टमीटर, ऑप्शन सी कूलॉम्ब, ऑप्शन डी एम्पियर। तो इस प्रश्न के लिए गाइज सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एमीटर, अर्थात एमीटर की सहायता से हम किसी परिपथ की धारा की गणना करते हैं। अगला प्रश्न है प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। ऑप्शन ए कूलम्ब, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी ओम, ऑप्शन डी जूल। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ओम। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन ए 15 किलोमीटर प्रति आवर, ऑप्शन बी 150 किलोमीटर प्रति आवर, 1.5 किलोमीटर प्रति आवर, ऑप्शन डी 1500 किलोमीटर प्रति आवर। इस प्रश्न के लिए आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 15 किलोमीटर प्रति आवर। आशा करता हूं कि आप लोग कमेंट सेक्शन में उत्तर दे रहे होंगे। और अगला प्रश्न है 14 नंबर, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। ऑप्शन ए लकड़ी, ऑप्शन बी गोबर गैस, ऑप्शन सी नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन डी कोयला। तो गाइज इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा नाभिकीय ऊर्जा, अर्थात नाभिकीय ऊर्जा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। तब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है। ऑप्शन है ए कोयला, ऑप्शन बी बिजली, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी है परमाणु बम। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सूर्य, अर्थात सूर्य से हम प्रत्यक्ष और विशाल रूप में ऊर्जा का ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, CuO प्लस H2 ये मिल के बनाते हैं Cu प्लस H2O। यह अभिक्रिया किस प्रकार की है। ऑप्शन ए उपचयन, ऑप्शन बी अपचयन, ऑप्शन सी कार्बनिक, ऑप्शन डी ऑप्शन 16 CuO प्लस H2 मिल के बनाते हैं Cu प्लस H2O। यह अभिक्रिया किस प्रकार की है। ऑप्शन ए उपचयन, ऑप्शन बी अपचयन, ऑप्शन सी उदासीकरण और ऑप्शन डी है रेडॉक्स। तो इस प्रश्न के लिए गाइज आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अपचयन। इसमें आप देख रहे होंगे कि CuO यानी कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हट गया है और वह जल के साथ जुड़ गया है, आगे जल में जुड़ गया है। तो ऑक्सीजन का इसमें वियोग हुआ है तो ये हो जाएगा अपचयन। अगर ऑक्सीजन जुटता तो ये हो जाता ऑप्शन ए उपचयन। तब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 17, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। ऑप्शन ए सहसंयोजी, ऑप्शन बी विद्युत संयोजी, ऑप्शन सी कार्बनिक और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इस प्रश्न के लिए आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी विद्युत संयोजी। तो हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 18, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 13। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 11, यानी सोडियम की परमाणु संख्या 11 है। जानकारी के लिए आपको हम बता दें कि सोडियम का संकेत सोडियम का संकेत Na होता है और इसकी सोडियम का संकेत Na और इसका परमाणु द्रव्यमान 23 होता है।
तो हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होता है? आपको बताना है कि बेकिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ऑप्शन ए Na2CO3, ऑप्शन बी CaCO3, ऑप्शन सी NaHCO3 और ऑप्शन डी है NaNO3। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन सी NaHCO3। तो बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 20। निम्न में से कौन विजातीय यौगिक है? यानी दिए गए ऑप्शन में से आपको चुनना है कि कौन दिए गए तीन से भिन्न है। ऑप्शन ए चूना पत्थर, ऑप्शन बी खड़िया, ऑप्शन सी संगमरमर और ऑप्शन डी प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन डी प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपको बता दें कि चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर ये तीनों एक ही प्रकार के यौगिक हैं और प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे पीओपी के नाम से भी जाना जाता है ये अलग प्रकार के हैं। और कमेंट सेक्शन में आपको ये बताना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 13। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 13। आपको बता दें कि पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा वाले यौगिक क्षारक विलयन और 7 से कम वाले यौगिक अम्लीय विलयन कहलाते हैं तथा पीएच वैल्यू 7 वाले यौगिक उदासीन यौगिक कहलाते हैं। तो बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है पीतल है ऑप्शन ए धातु मेटल, ऑप्शन बी अधातु नॉन मेटल, ऑप्शन सी मिश्र धातु और ऑप्शन डी उपधातु। तो आपको बताना है कि पीतल इनमें से कौन है। तो बता दें कि पीतल मिश्र धातु है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 23 है निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? ऑप्शन ए CH4 यानी मीथेन, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी CaCl2 और ऑप्शन डी NH3। तो आपको बताना है इस प्रश्न के लिए सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा CaCl2। ऑप्शन सी आपके लिए सही आंसर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो इसके लिए ऑप्शन है ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी गोल्ड, ऑप्शन सी जिंक, ऑप्शन डी पोटेशियम। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गोल्ड। बता दें कि इसमें गोल्ड आपको बताना है कि गोल्ड का संकेत क्या होता है। तो हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सरलतम हाइड्रोकार्बन है ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी इथेन, ऑप्शन सी प्रोपेन और ऑप्शन डी ब्यूटेन। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मीथेन। तो बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 26। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है, यानी आपको बताना है कि कार्बन जो अधातु है हाइड्रोजन से संयोग करके कौन सा यौगिक बनाता है। ऑप्शन ए आयनिक यौगिक, ऑप्शन बी हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन सी हैलोजन और ऑप्शन डी अम्लराज। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हाइड्रोकार्बन। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वायुमंडल में CO2 की उपस्थिति है। ऑप्शन ए 0.01%, ऑप्शन बी 0.05%, ऑप्शन सी 0.03% और ऑप्शन डी 0.02%। तो इस प्रश्न के लिए गाइज सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 0.03%। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। गाइज इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 3। बता दें कि ओजोन का संकेत O3 होता है, O3। तो इसमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु हो जाएंगे? 3। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है और सेकेंड लास्ट प्रश्न है आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 4।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 7। हम बढ़ते हैं अपने लास्ट प्रश्न की ओर और इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है ABCD करके। तो प्रश्न हम पढ़ देते हैं एक बार। हीलियम कैसा तत्व है? ऑप्शन ए अक्रिय, ऑप्शन बी क्रियाशील, ऑप्शन सी सक्रिय और ऑप्शन डी उदासीन। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताना और अगले वीडियो के लिए आप वेट करें हमारे चैनल पे और 1-2 दिन में हम इसी तरह से अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे।